हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले अब इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन को कवर करने के बाद हम मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करेंगे, और उसको कवर करने के बाद हम नेचर पढ़ेंगे, फीचर पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। फिर हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। फिर आ जाता है हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल्स। मैंने पहले वीडियो बनाई थी लेकिन उसकी वॉइस नहीं आ रही है, हम उसको दोबारा कवर कर लेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिर हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे और कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन फॉल एंड टेलर के जो प्रिंसिपल्स का कंपैरिजन है उसकी बात करेंगे। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्चुअल में होते क्या हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम। मतलब जो भी फाउंडेशन है एक सिस्टम की, उसको सर्व करता है। और क्या है? प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है और बिलीफ है, बिहेवियर है दैट गाइड सर्टेन इंडिविजुअल को गाइड करने का काम करता है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, और सर्टेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू इफेक्टिवली परफॉर्म सच मैनेजमेंट फंक्शंस, एंड दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम मीनिंग की बात करें, देखो बात यह है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस तरह से एक्ट करते हैं? वो बेसिक और जनरल गाइडलाइंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें अपनी डिसीजन मेकिंग को एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स को। अब अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पेपर में लिखना है। अगर बाई चांस नेचर पूछ लें तो थोड़ा सा आप जो मीनिंग है ये आप एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है? और ये बताओगे प्रिंसिपल क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और जर्नल गाइडलाइंस हैं दैट हेल्प्स मैनेजर, जो मैनेजर की हेल्प करते हैं टू परफॉर्म देयर टास्क, जिससे कि मैनेजर क्या कर सके? अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्या होता है कि टाइमली कंप्लीट कर सकें टास्क को, और एफिशिएंटली यानी करेक्ट वे में कंप्लीट कर सकें। इन अदर वर्ड्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स सेट ऑफ गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है दैट हेल्प मैनेजर, जो मैनेजर की हेल्प करते हैं टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स की हेल्प करती हैं जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें डील करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नेचर, जिसको हम फीचर भी बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर डेवलप्ड आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके कैसे बनाए गए हैं? जो भी ऑब्जर्वेशन करके, पहले आपने ऑब्जर्व करा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स डराइव हुए हैं आपके। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं वन बाय वन करके। ये चार्ट आपको पेपर के अंदर बना के आना है, इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर्मेशन, इनको फॉर्म कैसे करा जाता है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। और जहाँ भी प्रिंसिपल की बात होगी वहाँ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी, मैंने आपको बता दिया था। बिहेवियरल होते हैं, ये जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है इन प्रिंसिपल्स की। अगर हम आगे बात करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ऑल परवेसिव, मतलब क्या होता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं ये प्रिंसिपल्स, चाहे कोई आपकी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, हर एरिया में आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे जो भी आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है जर्नल गाइडलाइंस हैं। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं प्रिंसिपल्स,
और जो क्या करते हैं कि जर्नल गाइडलाइंस होती हैं रादर देन अ स्ट्रेट सॉल्यूशन टू द मैनेजर। मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं होता मैनेजमेंट के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को ये प्रिंसिपल ये बताते हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, फिर उसके बाद आपको अपना गोल अचीव करना है। ये जर्नल गाइडलाइंस का काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको क्या किया गया है, प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको बनाया गया है प्रिंसिपल्स को। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे H2O का फॉर्मूला आया है, जो H2O का फॉर्मूला है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, बाय चांस एक प्रिंसिपल एक सिचुएशन में लागू नहीं हो पाता तो आप क्या करोगे, दूसरे प्रिंसिपल को क्या कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। मेनली बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये जो भी एम्प्लॉय का बिहेवियर है उसको गाइड करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी सुपीरियर होता है यानी जो आपका एक टाइप से मैनेजर है और जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं यानी सबॉर्डिनेट है, जो आपका एक टाइप से ओनर है और जो सबॉर्डिनेट है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। कंटिजेंट का मीनिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सिचुएशनल इन नेचर। सिचुएशनल इन नेचर होते हैं कि जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को चूज करोगे और उसे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर हम आगे बात करें सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक सेकंड। सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो अब हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसकी इम्पोर्टेंस देख ली। पहली क्या है, प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये मैनेजर्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करवाते हैं, इंसाइट से रियलिटी में कैसे आपने जाना है। मतलब क्या है कि अगर आपको मतलब प्रिंसिपल्स की हेल्प से आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको इंसाइट प्रोवाइड करवाते हैं ये मैनेजर्स को। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मैनेजर दैट हेल्प्स in turning these principal insight into reality, and these principle improve the understanding and knowledge of different situation and help the managers in understanding how to tackle such situation effectively and efficiently। कैसे टैकल करना है अपने situations को। If one employee is burdened with too much work, the principle of division of work help the manager to distribute the work among different employees। देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल हम वैसे आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ डिवीज़न ऑफ वर्क होता क्या है। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा काम है, क्या है ये, एक बहुत बड़ा क्या है, काम है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इतना बड़ा काम, ये क्या है, वर्क है। अब इसको एक एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है तो इस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इस काम का एक पार्ट एक एम्प्लॉय को सौंप देंगे, दूसरा पार्ट दूसरे को सौंप देंगे, तीसरा पार्ट इसका तीसरे को सौंप देंगे, चौथा पार्ट, ऐसे ही करके सोन चलता रहेगा। कहने की बात यह है कि अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर क्या है, बर्डन है काम का, तो उसके काम को का बंटवारा कर देना। बंटवारे करने को क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क बोलते हैं। कि एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उस एक काम का एक हिस्सा, मतलब उस पूरे काम का एक हिस्सा उस पर्सन को सौंपना कि जो उस काम में क्या है, स्पेशलाइज है। इससे क्या होगा कि जब एक पर्सन उस काम को बार बार करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से उस काम को करना सीख जाएगा। सेकंड आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हम हेल्पफुल होते हैं। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का आपको इतना मतलब ना तो उसका ऐसा हो कि रिसोर्सेज का कम यूज़ हो तो वो अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे, ये भी ना हो कि उन रिसोर्सेज का आप ज़्यादा यूज़ कर लो। तो आपने क्या करना है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है जिससे कि बैलेंस बना रहे। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। देखो डिवीज़न ऑफ वर्क यही कहता है कि जब आप काम को डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने से ये होगा कि आपको पता होगा इस काम का ये हिस्सा ये पर्सन कंप्लीट कर देगा, और इससे क्या होगा कि काम की डुप्लीकेसी भी नहीं होगी। मतलब काम आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे कि एक बार हो जाएगा आपका काम कंप्लीट और कोई काम छूटेगा भी नहीं। थर्ड आ जाता है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर मेक न्यूमरस डिसीजन डेली। मतलब जो मैनेजर्स हैं वो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं
एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग दोज डिसीजन साइंटिफिकली, मतलब साइंटिफिकली आपने अगर किसी डिसीजन को लेना है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये कहता है अनकरेज करता है मैनेजर को टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा, मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च और डेटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब मीट करना किसको, जो भी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स को। एज द बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक, जैसे आपको पता है कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या आपका डायनामिक है, एंड इट कीप्स चेंजिंग रैपिडली, और जो ये चेंज हो रहा है रैपिडली, हैंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू एडजस्ट देमसेल्व्स, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर टू चेंज और मॉडिफाई एज पर द नीड। मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने का काम करते हैं, जैसे कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। आप एक प्रिंसिपल पढ़ोगे कि एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी पे करना जिससे कि वो क्या कर सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, अपनी आजीविका को बेहतर बना सके। 6 पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं जिससे कि आप क्या कर सको, जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज को एनहांस कर सको, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च में आपकी हेल्प करते हैं कि टाइम टू टाइम आप क्या करोगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे। 7th पॉइंट आ जाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपकी हेल्प करते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करते हैं, जो भी आप प्लान्स बना रहे हो, जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हो, उनको बनाने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन है, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, देखिए जो हेनरी फ्योल थे वो कौन थे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, थ्योरिस्ट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था मैनेजमेंट थ्योरी में। और उनका जो ये क्या थे, बाद में क्या बन गए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। बाद में क्या बन गए थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे एक लार्ज फ्रेंच माइनिंग कंपनी के। फ्योल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, सच एज यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, स्केलर चेन हो गया, और हिज वर्क एस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशन फॉर क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी और हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। फ्योल प्रिंसिपल्स कंटिन्यू टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट, मतलब जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है मैनेजमेंट के ऊपर। ही इज़ फेमसली नोन एज, इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन किसमें है, मैनेजमेंट की थ्योरी में मेन कंट्रीब्यूशन है। अगर हम आगे कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल टू मैनेजमेंट क्या है, इसने क्या दिए हैं, हेनरी फ्योल ने 5 मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है वो भी देख लें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल। उसके बाद इन्होंने क्या दिए हैं, 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं। फिर इन्होंने क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है। अब पहला प्रिंसिपल हमारा आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, वो देखिए। हमें क्या बता रखा है, देखिए, हाँ, सबसे पहला प्रिंसिपल देखेंगे, when employees are specialized, output can increase because they become increasingly skilled and efficient। फिर उसके बाद आ जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मस्ट मैनेजर से पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर देने की, बट दे मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी की वजह से ही क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तीसरा प्रिंसिपल हम डिसिप्लिन पढ़ लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एम्प्लॉइज़ को एक टाइम पे एक ही सुपरवाइज़र ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर देगा। अगर एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र होंगे उनके ऊपर, तो अगर वो उनको ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे किसके काम को पहले करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि वन प्लान और
वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान, भाई एक मैनेजर है वो एक ही प्लान को यूज़ करेंगे और सेम डायरेक्शन में काम करेंगे जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव किया जा सके। फिर आ जाता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे कि आपको क्या करना है, एक जर्नल इंटरेस्ट है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, द जर्नल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दे रही है, फर्म के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी है। फिर अगला आ जाता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, पर्सन की क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जितना वो काम कर रहा है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी के एक फर्म के अंदर ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्केलर चेन आ जाता है, फिर उसके बाद ऑर्डर आ जाता है, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव और एस्पिरिट। डी कॉर्प से बात करता है कि टीम भावना, टीम में रह के काम करना है। वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, की काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और असाइन टू द कैपेबल एम्प्लॉय को वो काम बांट दिया जाएगा। एज पर हेनरी फ्योल डूइंग स्मॉल यूनिट वर्क विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब एक पर्सन उस पूरे के पूरे काम का क्या करेगा, एक हिस्सा करेगा, इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और इससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो आपके बड़े चलते ही रहेंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इसमें डिफरेंस भी आता है पेपर के अंदर। देखिए अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा काम है, ये एक काम का हिस्सा है, इसके हमने छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब इसका ये हो गया आपके स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट जब इस काम का एक हिस्सा एक पर्सन करेगा तो इससे उस पर्सन की क्या होगी, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि श्रेया है, वो काम कर रही है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड इज असाइंड द टास्क ऑफ फ्रेमिंग, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करने का उसको टास्क दिया गया है, चेकिंग स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग इन्वेंट्री एंड अदर एसेंशियल। हैंस इन द एंड शी फाइंड हरसेल्फ विद पेंडिंग वर्क, मतलब क्या हो जाएगा, उसके पास पेंडिंग हो जाएगा काम। लेकिन अगर इसी काम को डिवाइड करते हैं कि सिर्फ जो श्रेया है प्रोडक्शन मैनेजर है वो सिर्फ फ्रेम करेगी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को, चेकिंग स्टैंडर्ड किसी दूसरे पर्सन को काम दे दिया, मेंटेनिंग इन्वेंट्री तीसरे को दे दिया और जो भी दूसरे जरूरी काम थे वो चौथे पांचवें पर्सन को बांट दिए, तो इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा वर्क, तो वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यही बोलता है ये वाला एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम बात करें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती हैं। अगर आपने किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए अथॉरिटी ही नहीं दी है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर कोई पर्सन है, आपने उसको कोई काम सौंपा है और उस काम को करने के लिए आपने उसको अथॉरिटी दी है, तब आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मेरे को टास्क मेरा ये फर्म है, फर्म में ये वर्कर काम कर रहा है, इस वर्कर को आपने क्या करा, बोल दिया कि आपने 100 टीवी बनाने हैं, 100 टीवी के सेट बनाने, अब तो बंद हो गए हैं। ठीक है, और इसको टीवी के सेट तो बनाने के लिए बोल दिया, तो इसने बनाई नहीं, क्योंकि इसको आपने अथॉरिटी नहीं दी थी, अथॉरिटी नहीं दी थी। जब अथॉरिटी नहीं दी तो आप इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें टीवी सेट है, आपने इसको क्या दे दिया, अब अथॉरिटी दे दी, और तब आप उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हो। इसी को बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर को अथॉरिटी बोलते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइन टास्क। और जब आपको पावर मिल गई है डिसीजन लेने की, फिर अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी टास्क मिला हुआ है, असाइन किया गया है, उसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है टाइम पे और विद क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से कंप्लीट कर दिया। तो दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलना होता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं और एम्प्लॉयमेंट के जो एग्रीमेंट्स हैं उसके बिहाफ पे ही वर्कर को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट को फॉलो करना चाहिए टाइम चेक इन को और चेकआउट को, टाइमिंग रूल को। इन केस ऑफ फेलियर पेनल्टी शैल बी अप्लाइड ऑन बोथ, दोनों के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। कि ये है कि एक वर्कर हैं कि उनका टाइम आने का क्या है और जाने का क्या है, उसको आपने फिक्स कर दिया। अगर वो उस टाइम के बाद आते हैं, उस टाइम से पहले जाते हैं, तो आप उनके ऊपर क्या कर सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, राइट अप्रोच क्या है। मान लो ये मैनेजर 1 है, ये आपका मैनेजर 1 है यहाँ पे, और ये मैनेजर 2 है। अब देखो यहाँ पे मैनेजर 1 ही तीनों वर्कर्स को क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो ये एक राइट अप्रोच है कि वो अच्छे से काम कर लेंगे। लेकिन वहीं पे ये वर्कर 1 है,
वर्कर 1 को मैनेजर 1 से भी ऑर्डर मिल रहा है, मैनेजर 2 से भी ऑर्डर मिल रहा है। वर्कर 1 फंस चुका है। वर्कर 1 ये सोचेगा मैं किसका काम पहले करूँ। अगर मैनेजर 1 का करा तो मैनेजर 2 पकड़ लेगा उसको, वो गुस्सा मान जाएगा। अगर मैनेजर 2 का कर दिया तो मैनेजर 1 गुस्सा मान जाएगा। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। ये प्रिंसिपल यही कहता है यूनिटी ऑफ कमांड कि एक वर्कर को एक टाइम पर एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वर्कर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और वो अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपने ऑर्डर्स को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि 1 यूनिट और 1 प्लान होना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। और हर एक मैनेजर देखो, ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम प्लान एंड दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है कि हर एक लेवल पे मैनेजमेंट और एवरी डिपार्टमेंट को देखो, हर एक लेवल पे, मतलब चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तीनों को एक ही गोल को अचीव करने के प्रति, मतलब एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। उसी को हम बोल देते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। की डायरेक्शन उनकी एक ही है, काम चाहे अलग अलग है, ठीक है। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब यह है कि अगर मान लो अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो जाता है, फर्म को कोई भी एक प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है, उसको पूरा करने पर एक वर्कर को क्या होता है, वर्कर है ये, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने पर जो आपकी फर्म है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको, फर्म के प्रॉफिट को। फर्म के प्रॉफिट को आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है, ना कि एक वर्कर के। एक वर्कर का लॉस हो गया कोई बात नहीं, प्रॉफिट फर्म का हो रहा है। तो यही बोला है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करना है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ओवर, ठीक है। आगे इतना समझ आपको, आगे चलते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कि फेयर और रीजनेबल कंपनसेशन दिया जाना चाहिए एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को। और रेम्यूनरेशन आपकी फेयर होनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सही रहे, एनहांस हो सके, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन किसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। और टाइम टू टाइम अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको बोनस भी प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। उसके बाद अगला प्रिंसिपल आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको ध्यान से समझिए। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, यानी जो आपके मैनेजर हैं सारी पावर उनके पास है डिसीजन लेने की, वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन की आपने सारी डिसीजन लेने की पावर किसको सौंप दी, वर्कर्स को सौंप दी। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तब भी सही नहीं है, तो जो आपके वर्कर आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप सारा का सारा डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, मतलब सारा का सारी जो डिसीजन लेने की पावर है वो आप वर्कर्स को सौंप दोगे, तब भी सही नहीं है कंडीशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ना तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि दोनों मिल के डिसीजन ले, चाहे जो मैनेजर्स और वर्कर्स हैं दोनों मिल के डिसीजन ले। यही प्रिंसिपल इस बात को बोलता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों को टिक करेंगे। अगर सेंट्रलाइजेशन अलग आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा है, तो सेंट्रलाइजेशन को टिक करके आओगे आंसर में, ठीक है, अगर ऑप्शन टाइप में आता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट आ जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, देयर शुड बी फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रिवेलिंग अमंग द सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। मतलब क्या होनी चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड वाइस वर्सा। कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहाँ से होना चाहिए, हाईएस्ट से लोएस्ट होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपको ए तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो कैसे पहुँचाएंगे, ई पहले डी को इन्फॉर्मेशन देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। बाई चांस आपको जी को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है और इमरजेंसी का केस है, तो इमरजेंसी के केस में आप किसको यूज़ करेंगे, गैंग प्लैंक को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, गैंग प्लैंक को यूज़ करते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और अलग से स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मार्क कर लीजिएगा इसे। तो इसमें अगर आपने इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, 1 सेकेंड बस,
तो आप क्या करेंगे, पहले ई कहाँ जाएगा, आई तक जाएगा, फिर ये आई कहाँ जाएगा, एच तक, फिर ये एच जाएगा जी तक, ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी आपकी, ठीक है। इसको बोल देते हैं इमरजेंसी के केस में। अगर बाई चांस नॉर्मल जाते हैं तो वही ए तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर ए से जी एफ तक जाएगी, एफ से जी तक जाएगी, ये नॉर्मल केस है। तो इन्होंने बोला कि बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी के केस में, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी एम्प्लॉय एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट कर सकते हैं सेम लेवल वाले। जैसे कि पहले ई ने आई को कम्युनिकेट करा बाय इन्फॉर्मिंग देयर सुपीरियर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, इसे बोल देते हैं गैंग प्लैंक। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्जाम्पल दे रखा है भाई। ऑर्डर, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए मैनिक्योर मटेरियल की वर्क प्लेस पे, कि फ्योर फोकसेस ऑन प्लेसिंग ऑल द रिसोर्सेज इन अ फिक्स्ड प्लेस टू रिमूव अननेसेसरी चाउस। मतलब क्या बोला गया है कि ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल at a workplace and fuel focuses on placing all resources in a fixed place to remove unnecessary chaos। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके फाइल्स हैं, वो राइट जगह पे रखी होनी चाहिए। राइट थिंक एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रिंसिपल के अंडर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजर शुड नॉट बी बाइज्ड टुवर्ड एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पे आपको बाइजनेस नहीं करनी है। इक्विटी इंश्योर दैट superior and subordinate have coordinated relationship and all the employee receive fair and just treatment। मतलब क्या है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय ये है, एक एम्प्लॉय ये है और एक ये है, यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है। दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, दोनों को इक्वल सैलरी पे करी जानी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है, इन्होंने ये बोला है कि आपकी फर्म के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकें। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए जॉब की, फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। फ्यूल सजेस्टेड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड अवॉइड रेगुलर और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर को अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये है कि आप कभी जैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे वर्कर को भी काम जाके करने में, हैंडल करने में, मतलब कुछ दिन तो उसको एडजस्ट करने में ही लग जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो परमानेंट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी अनकरेज एंड अलाउड टू टेक इनिशिएटिव। मतलब वर्कर्स को और एम्प्लॉइज़ को अनकरेज करा जाना चाहिए, मोटिवेट करा जाना चाहिए कि आप इनिशिएटिव लो, आप आगे आओ, आप हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करो। उसके बाद आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट एस्पिरेट डी कॉर्प्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि आई वर्ड की जगह वी वर्ड का यूज़ करना, मैं की जगह हम वर्ड का यूज़ करना, कि हाँ हम ये काम मिलके करेंगे, हम अपने गोल को अचीव करेंगे, हम सब एक साथ हैं तो यूनिटी है, ठीक है। हमें सबको साथ में लेके चलना है, टीम वर्क में काम करना है, टीम स्पिरिट की इसको बढ़ावा देना है, यूनिटी को बढ़ावा देना है, हारमनी को बढ़ावा देना है। आई वर्ड की जगह हमें वी वर्ड का यूज़ करना है, जिससे कि म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में विश्वास बना रहे। तो ऐसे ही इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है, ये आपकी अपनी क्लास है। साक्षी गुप्ता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है एक टाइप से। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, लाइक करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपकी अपनी क्लास है। और थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।